दोस्तों नमस्कार, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी जानते हैं कि संवाद इंडिया के मंच पर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हम आपके सामने लेकर आते हैं और आज भी उसी संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हम आपके सामने लेकर आए हैं। जैसा कि आपने सुना, प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि अ, तीसरे टर्म की उन्होंने बात की और लोगों से कहा कि मेरे तीसरे टर्म में तीसरी जो मेरी प्रधानमंत्री वाली जो पारी होगी उसमें आप अपने सपने स्वयं पूरे होते देखेंगे। तो सपने की जो बात उन्होंने कही है, लोगों को फिर सपना दिखाया एक तरह से कि तीसरी अर्थव्यवस्था हमारी तीसरे टर्म में बनेगी देश की। तो ऐसे तमाम उन्होंने बातें अपनी तीसरी पारी की लेकर कही। तो ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी अपनी तीसरी पारी को लेकर बड़े आशान्वित हैं। लेकिन क्या तीसरी पारी के सपने प्रधानमंत्री जी के बड़े आसान है? क्या पूरे होंगे? क्योंकि विपक्षी एकता जिस तरह से मोर्चाबंदी कर रहा है केंद्र सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, ऐसे में विपक्षी एकता की जो बातें हैं, है कितनी बड़ी चुनौती के रूप में प्रधानमंत्री और बीजेपी के सामने खड़ी होंगी और किस तरह से वे बीजेपी का रास्ता रोक सकती हैं केंद्र में तीसरी बार सत्ता बनाने के लिए। तो इन सब बातों में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ देश का बहुत ही वरिष्ठ पैनल है, उनका परिचय मैं दर्शकों से करा देता हूँ। हमारे साथ हरिशंकर जोशी जी मेरठ से बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार है, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही धनंजय कुमार जी हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार है, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथ ही मुकुल त्रिपाठी जी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज की जो चर्चा है वह है प्रधानमंत्री जी के भाषण को लेकर, जिस तरह से उन्होंने हमें तीसरी पारी के बारे में बातें कही हैं और लोगों को विश्वास दिलाया है, जो उनके समर्थक है उन्होंने कहा है कि आप अपने सपने पूरे होते देखेंगे मेरी तीसरी जो मेरा काल होगा प्रधानमंत्री पद वाला। तो ऐसे में क्या उनके सामने चुनौतियां का जो इस समय पहाड़ दिखाई देता है, चाहे वो विपक्षी एकता के संदर्भ में हो या दूसरी जो अन्य परेशानियां देश की जो मणिपुर की घटना है या महंगाई है, बेरोजगारी है, तो ऐसे तमाम मुद्दे उनके सामने खड़े हुए भी हैं। तो उनसे कैसे पार पाएंगे? सबसे मुकुल त्रिपाठी जी के पास आता हूँ। मुकुल जी, क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जो वक्तव्य है उसमें जो उनकी आशा दिखाई दी है उस वक्तव्य में, आपको क्या लगता है कि वो क्या आसान है सपने पूरा होना या विपक्षी एकता बड़ी चुनौती के रूप में उनके रास्ता रोकने को तैयार बैठी है? मुकुल जी। देखिए, घबराहट घबराहट प्रधानमंत्री नहीं, पूरे बीजेपी के खेमे में है। और इसका सबसे बड़ा असर होता है कि लीक से हट के प्रधानमंत्री का बोलना, और वो जिस तरह से बोल रहे हैं तो साफ पता चल रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। अभी चुनाव 3 स्टेट में होने वाले हैं इसी साल में। अब तीनों स्टेट में इनके पास सबसे बड़ा जो आज सारे मुद्दों से ऊपर है कि ईडी के निदेशक का वापस आ जाना। जो कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, ये इनके लिए समझ लीजिए एक पुनर्जन्म टाइप हो गया कि हाँ, मेरे पास अभी मौका है। क्योंकि इनके पास, विरोधियों को आप छोड़ दीजिए, उनके ऊपर तो अटैक होना ही होना है, लेकिन उसको करने के लिए इनको जो हथियार था वो संजय मिश्रा थे। संजय मिश्रा अगर चले जाते तो इन्होंने जो दलीलें दी, पाकिस्तान और टेरर फंडिंग और कई देश में कई ऐसी चीजें हैं, हवाला, कि ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों के कारण इनको रोका जाना देश के लिए आवश्यक है। आप ये बताइए, देश के लिए आवश्यक है तो क्या इनका डिप्टी डायरेक्टर जो होगा, जो सीनियर और अफसर होगा, वो नहीं है? देश को लेके सुप्रीम कोर्ट ने इनको रेमेडी दे दी। तो ये चीज अपने आप में बहुत बड़ी है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको जो 45 डेज का टाइम दिया है, वो टाइम इनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि में हम कहेंगे कि उपलब्धि है, विरोधियों को नेस्तानाबूद करने के लिए। आप ये समझ के चलिए कि रायपुर में आज की डेट में पूरी टीम रुकी हुई है और वहां छापे पड़ भी रहे हैं, पहले भी पड़े हैं, और वहां पे बाकायदा पूरा उसका एक ताना बाना कर लिया गया है कि मुख्यमंत्री के ऊपर भले ही कोई दाग ना हो तो उनके आसपास, मैं पहले भी कह चुका हूं कुछ डिबेट्स में, कि सबसे पहले किसी पेड़ को सुखाना है तो उसकी जड़ काट दो। तो पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल जो पर्संस होते हैं, उनकी जड़ होती है उनके अपने पैसे वाले आदमी, जो उनको, कोई अपना घर से पैसा नहीं लगाता है इलेक्शन लड़ने के लिए। कोई जमीन, कुछ होंगे मूर्ख जो जिनको कोई चढ़ा के बेच दे, वरना कोई नहीं लगाता, उनको फंडिंग चाहिए होती है। जब आप फंडिंग ही डेट कर दोगे तो पार्टी हो चाहे इंडिविजुअल हो, वो कहीं आगे बढ़ नहीं सकता। इसको लेके इन लोग में बड़ी बेचैनी थी। इसी तरह से ये लोग, अभी देखिए जितने लोग इनके साथ में आए हैं विरोधियों के, आप मान के चलिए ममता का भाई फंसा है पश्चिमी बंगाल, झारखंड, उसका रायपुर, और इनके बघेल साहब के आप जान ही गए कि कितने कितने अधिकारी, कितने उनको हो चुका, नोटिस हो चुकी है, पकड़े भी गए हैं, जेल भी गए हैं उस पे, और इनकी वर्किंग चल रही है जो अभी आगे देखी जाएगी। तीसरा स्टेट आता है आपका राजस्थान।
राजस्थान में सबको पता है कि क्या हुआ वहां पे। उनके जो मंत्री हैं वो लाल डायरी दिखा रहे हैं। मुझे बड़ी हंसी आई वो देख के कि लाल डायरी ऐसा लग रहा है बाजार से अभी खरीद के लाए हैं। वो 3 साल पुरानी उन्होंने ली थी डायरी, और उनका कहना है कि हमको जलाने के लिए दी गई। 3 साल पुरानी डायरी, यानी वो डायरी 2-3 साल में तो लिखी गई होगी अगर वो उतनी मोटी डायरी है। और इस डायरी को प्रधानमंत्री अपने संबोधन में बोल रहे हैं कि लाल डायरी। तो आप ये बताइए इससे पहले कितनी बार लाल डायरियां आई हैं, न जाने कितनी लाल डायरियां टहल रही होंगी। लाल डायरी जैन हवाला कांड में भी आएगी, आप सब वरिष्ठों को याद होगा। उसमें आडवाणी जी को, शरद यादव को, सिंधिया को इस्तीफा देना पड़ा था, और इस्तीफा देने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा वो बरी हो गए। LK आडवाणी, LKA करके लिखा हुआ था, पूरा नाम तो था नहीं। तो इस लाल डायरी की कितनी आगे वक़्त होगी, कोई पूरा नाम लाल डायरी में या किसी भी डायरी में नहीं लिखता। तो ये कहां तक आगे जाएगा, अब यही चलना है। और जो हम लोग अपनी शुद्ध भाषा में कहेंगे कि जितना स्तर आप गिरा सकते हैं, अब राजनीति का उस स्तर तक गिरेगा। हालांकि राहुल गांधी इस चीज में एक काम कर रहा है कि वो उल्टा नहीं बोल रहा है। वो भले इनके काम दिख नहीं रहा, लेकिन बीजेपी की तरफ से और ये जो ट्रोल आर्मी है ये पूरा एकदम बेल्ट बांध के बैठ गई है कि हमको सुबह शाम तक। सोचिए आप कि अगर इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसको टारगेट कर रहे हैं अब लोग, उनकी फोटो लगा के बाकायदा कमेंट्स लिखवाए जा रहे हैं। और फॉलोअर कितने हैं? जिस आदमी की आईडी है उस आदमी के 2 फॉलोवर नहीं है। तो इस तरह से आप उस आदमी का कर रहे हैं जिसके हाथ में देश की संविधान की रक्षा है, जिसके हाथ में जुडिशरी है पूरी, आप उसको भी टारगेट बनाने लगे। पहले टारगेट किरण रिजिजू जी ने बनाया, खैर उनको कुर्सी अपनी गंवानी पड़ी। अब चूंकि नए लॉ मिनिस्टर आए, वो कुछ बोलते नहीं है, तो ट्रोल आर्मी पीछे दौड़ा दी गई है। ये भी उनको पता है चीफ जस्टिस CJI को। तो सोचिए अब किस स्तर पे जा रही है। और ये कुर्सी के लिए देखिए अभी बहुत कुछ होगा, छापे भी पड़ेंगे, लोग इधर से उधर भी होंगे। कपिल शर्मा का आपको याद होगा, कपिल शर्मा ने कहा था मेरे पास एक CD है। उसके बाद कपिल शर्मा आज बीजेपी में बैठे हैं। जी। ये जो गुजरात का ये जो जिसने गुजरात में आंदोलन किया था, क्या नाम था इसका, इसने जो है जब ज्यादा इसकी भी CD निकली, लेकिन इसकी तो बाकायदा बहुत ही अश्लील CD निकली थी, वो भी आज बीजेपी में बैठा हुआ है। तो ऐसे लोगों को लेके इनको वोट नहीं छोड़ना है। जैसे मिले, जिस हाल में मिले, सबको जोड़ लो, मतलब डंडे से जोड़ो, चाहे आप ED से जोड़िए। और ये देखिए आगे आने वाले समय में अब विपक्ष को सोचना पड़ेगा कि इंडिया को कैसे आगे बढ़ाएं। INDIA ये इनका दुश्मन है आज। मतलब जैसे ही उन्होंने इंडिया नाम रखा, इंडिया को लेकर ट्रोल आर्मी पूरी शुरू हो गई। और इंडिया का अपना इतिहास है। आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखते हैं, ना कि प्रेसिडेंट ऑफ हिंदुस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ भारत, ये कोई नहीं लिखता है। तो आप कैसे इसको इंडियन मुजाहिदीन कर दे रहे हैं आप? अभी यही किसी और ने किया होता तो अब तक उसके ऊपर 25 FIR हो गई होती, देशद्रोह तक लग गया होता। तो ये सोचना है कि ऐसे, मैं तो कहूंगा कि ये जैसे एक जो ट्रोल आर्मी है, ये वास्तव में वो लोग हैं जिनके पास कोई काम नहीं है। क्योंकि अगर मैं काम कर रहा हूं 10 घंटे में अपने परिवार के लिए, वास्तव में काम कर रहा हूं और मुझे उसी से मेरी अर्निंग होती है, तो मैं इन सब चीजों में नहीं पड़ूंगा। मेरे पास बच्चे की फीस का भी रहेगा, मुझे अपना काम भी करना है, मैं जिस संस्थान में काम करता हूं उसको मुझे रिपोर्ट भी करनी है, अपनी परफॉर्मेंस भी देखनी है और सारी चीजें देखनी है। मुझे इन सब चीजों का के लिए टाइम नहीं रहेगा कि मैं सुबह से लेकर शाम तक। ये काम उन्हीं का है और वो लोग कर रहे हैं। और दे आर लिटरली, मैं तो कहता हूं कि ऊपर वाला माला खाली है, उनके अंदर जो भर गया है उसी को वो लोग निकाल रहे हैं। अब वो कुछ कहते हैं 2 रुपए वाले, कुछ कहते हैं कि भैया वो बहुत बड़े फॉलोअर है, भक्त हैं। आई डोंट नो कि वो एक्चुअल क्या है। लेकिन यह है कि देश में इस वक्त जो स्थिति चल रही है, आने वाले समय में सारे लोग बैठे हैं और रोचक होगी। रोचक बिकॉज वी आर जर्नलिस्ट, हम लोग की आंख के सामने होगा। वी आर नॉट इन्वॉल्व विद बीजेपी और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी
और किसी भी पार्टी से, हम लोग का नहीं है। हम लोग एक आकलन करते हैं कि कैसे किस दिशा में जा रहे हैं, लेकिन दिशा बहुत गलत है। और दिशा जो ये लोग निर्धारित करेंगे, बिकॉज दे हैव पावर, उनके पास पावर है, उस पावर का बहुत उपयोग होगा। आप भी यही है और हम भी यही है, यही देखेंगे जी। ठीक है आपने कि जो आपने बताया कि आने वाले समय में किस तरह की चुनौतियां और बढ़ सकती हैं। मैं धनंजय जी के पास आता हूँ। धनंजय जी, आपने सुना मुकुल जी, और लगातार ये सवाल ये उठ रहे हैं कि आने वाला समय राजनीतिक रूप से बड़ा एकदम से क्रूशल भारतीय पॉलिटिक्स में होने जा रहा है, जहाँ केवल 8-10 महीने रह गए लोकसभा चुनाव में, वही सेंट्रल जो गवर्नमेंट है, जो बीजेपी अपनी रणनीति को धार देने लगी है, विपक्ष भी एक साथ एकजुट होकर बीजेपी को चुनौती देने की उसमें तैयारी में है। अब क्या लगता है जो भविष्य का परिदृश्य राजनीति का, वह किस तरह ज्यादा दिखाई देता है? देखिए, मुकुल भाई ने बहुत अच्छे से विस्तार दे दिया है, और उसमें मैं कुछ बातें जोड़ देता हूं, क्योंकि बातें बार बार हम कर रहे हैं इन चीजों पे। और ये बिल्कुल सही है जो मुकुल भाई ने कहा कि वो सारे हथकंडे अपनाएंगे, और जो चाहे वो शर्मा जी की बात कही हो, मिश्रा जी की बात कही हो, जो संजय मिश्रा है, और जिस तरह से घेराबंदी करने की तैयारी की जा रही है कि ईडी सीबीआई कुछ दिन और काम करे और इनके लिए लेकर के आ जाए, कहीं और भ्रष्टाचारी को पकड़े और फिर सरकार में शामिल करा ले। लेकिन मैं कहूं कि महाराष्ट्र में भी जो इन्होंने किया है वो अभी इनके गले से नीचे गया नहीं है, अभी भी इनके गले में अटका हुआ, चाहे वो शिंदे जी को लेकर के आए हों या आप अजित पवार जी को लेकर आए हो। तो वो है ना कि मछली खाते समय आपने कांटा फंस गया, तो कांटा निकालने के लिए फिर आपने ऊपर से खाया, वो भी फंस गया। चक्कर यहाँ ये हो गया। तो महाराष्ट्र में जो घटना हुई है वो क्यों हुई, ऐसा क्यों उनको लग रहा है कि वो जो है, जो भी इतने सारे विधायक उनके पास हैं, फिर भी वो बीएमसी का चुनाव नहीं करा पा रहे हैं मुंबई में, फिर भी वो घबराहट में है कि क्या किया जाए, अब किसको तोड़ा जाए या अब क्या किया जाए। और बाकी जो उन्होंने हमेशा कहा कि भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजने की गारंटी है, तो गारंटी तो लोग देख ही रहे हैं किस तरह से भ्रष्टाचारियों को जेल भेज रहे हैं। हालांकि वो आए थे इसी नाम पर आए थे, जब 2014 में आए थे कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है कंपेन चलाएंगे और 0 टॉलरेंस रखेंगे। अब कितना टॉलरेट करते हैं वो तो सब देख रहे हैं, हमें पत्रकारों को बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये देश जो है केवल कुछ पत्रकारों का तो है नहीं, इस देश में तो करोड़ों लोग रहते हैं। मोदी जी अक्सर बोलते हैं 140 करोड़ लोगों के लिए हम जो है सोच रहे हैं, तो बाकी 140 करोड़ भी सोचे बैठ करके। और अगर नहीं सोच पा रहे हैं, 5 किलो अनाज में उलझे हुए हैं, तो 5 किलो अनाज ले खाए, मस्त रहे। लेकिन मैं कहूं कि ये मैं चिड़ में बोल सकता हूं, लेकिन सवाल उठता है कि आप जो है, जो सत्ता पे जिनको आप बिठाते हैं, वो इस तरह का आचरण क्यों करते हैं। और ये तो मतलब बेइंतहा, जिसको कहें कि क्या इसको कहा जाए, क्या कौन सा शब्द दिया जाए कि अब क्या करें। एक आखिरी हथियार, इतने समय से आप कह रहे थे, कहते आ रहे थे, सारे विपक्षी दलों ने कहा कांग्रेस भ्रष्टाचारी पार्टी है, कांग्रेस दंगाई पार्टी है, कांग्रेस फलाना पार्टी है, मुस्लिम तुष्टिकरण करती है, पता नहीं क्या 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 नहीं कहा, कोई शब्द मुझे हालांकि इस पे हरि भाई ज्यादा बढ़िया बोलेंगे। हम जब छोटे थे, हरि भाई तो हमारे गाँव में नारा लगता था इंदिरा गांधी के खिलाफ, बड़े गंदे गंदे नारे लगते थे। मतलब वो बोल नहीं सकता, मोदी जी के खिलाफ तो कुछ नहीं लगा जितना इंदिरा गांधी के खिलाफ लगता था। और मैं देखता था कि अच्छे अच्छे नेता आकर के इंदिरा गांधी के खिलाफ क्या नहीं बोलते। तो वो जो है, ये जो सारी चीजें हैं, अब जनता को खुद समझना है। अगर नागरिकों को अब भी समझ में नहीं आता, उसको लगता है कि हमारे लिए रोटी रोजगार, हॉस्पिटल, स्कूल से ज्यादा जरूरी हमारे लिए अगर ये मंदिर है या मस्जिद है या कुछ और है, तो फिर तो बड़ी मुश्किल बात है। और मंदिर मस्जिद से कौन आपको रोक रहा है? क्या सरकारें मंदिर मस्जिद बनाती है? आप ही बनाते हो, आप अपने पैसे खर्च करते हो, आपको मन करता है बना लो। हम तो कहते हैं कि जितने नागरिक हैं मंदिर मस्जिद में इतना खो जाएं कि अपना घर भी मंदिर मस्जिद को दान करते। बोला मैं घर भी दे रहा हूँ मंदिर मस्जिद को, हम फुटपाथ पे रह लेंगे, हम कहीं कैसे भी रह लेंगे, ये भी कर लेना चाहिए, इतना अगर प्रेम है मंदिर मस्जिद से। लेकिन मैं कहूँ कि उनका भी प्रेम इन्हीं नेताओं की तरह ढोंगी है। ज्यादातर जो लोग हैं वो ढोंग में बिलीव करते हैं। देश की ये हालत या ऐसे नेता हमारे गले पड़ जाते हैं, उसकी यही वजह है। अब बात आती है कि इससे रास्ता कहाँ निकलता है। तो रास्ता तो निकलेगा, तो कहीं निकले हैं तो बंद गली का आखिरी मकान जो है वो उनकी किताब है धर्मवीर भारती जी की, तो आखिरी मकान तो है नहीं। यहाँ तो कई मकान, उस बंद गली के बाद दूसरी गली शुरू होगी और फिर उसमें कई मकान दिखाई पड़ेंगे। अभी तो मकान वहां भी बन रहे हैं जो खेत हैं, खेतों में मकान बन रहे हैं, नदियों में मकान बन रहे हैं, तालाबों में मकान बन रहे हैं, मकान के ऊपर मकान बन रहे हैं। तो मकान तो बनते रहेंगे। मुझे लगता है कि ये कुछ आखिरी नहीं है। और मोदी जी जो जाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि मोदी जी आएंगे तो 2-4 हजार साल वही रहेंगे।
हमारा तो इतिहास है, हजारों सैकड़ों साल, हम सैकड़ों साल गुलामी तो अक्सर बोलते रहते हैं, सैकड़ों साल गुलाम रहने का हमारा इतिहास है। तो हम घबराने वाले लोग थोड़े, हम तो पेशेंट्स वाले लोग, एकदम इंतजार करके बैठे रहते हैं, जिस हाल में उसी हाल में रहे, क्योंकि सब ऊपर वाला करता है। तो सब ऊपर वाला करता है तो घबराते नहीं है, ऊपर वाले के भरोसे बैठे रहता है। कोई आके मार के चला जाता है, कोई माथे पे पेशाब करके चला जाता है, कोई जो है बेटी को, बहन को रेप करके मार देता है। हम मान लेते हैं कि ये तो भगवान की मर्जी थी, या अल्लाह ने यही सोचा था। तो सोचो बैठ करके। फिर तो जो नेता सोच रहे हैं कि भैया, वो जानते हैं कि अल्लाह और भगवान ये कोई नहीं है। सबसे जरूरी ये है कि अपना जितना ज्यादा माल बना सको, जितना ज्यादा सुख भोग सको, अपने पुश्तों के लिए जमा कर सको, वही जीवन है। तो वो जो है, एक है कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तो वो जानते हैं, नेताजी जानते हैं कि कहीं स्वर्ग नहीं है, यही स्वर्ग है। हम जो सुख भोग रहे हैं, जो आम आदमी है, 80 करोड़ आदमी है, उसको 5 किलो अनाज दे करके हम धन्य धन्य कर दिए हैं, और हम उन्हीं की कमाई से हजारों करोड़ का हवाई जहाज लेकर के दुनिया घूम रहे हैं। हम मणिपुर नहीं जा रहे हैं, हम फ्रांस चले जाते हैं, हम वो डायरी निकालने लगते हैं। अब डायरी की बात कही, मुझे अच्छा याद आ गया, मैं भूल गया था, मुकुल भाई ने जो कहा। अब बताइए, एक फिल्म आई थी मुकुल भाई, हरी जोशी जी आप दोनों जानते होंगे, डॉन, डॉन करके एक फिल्म आई थी, अमिताभ बच्चन हीरो थे। जी जी, उसमें कहानी ही लाल डायरी वाली थी। लाल डायरी, बिल्कुल। हाँ, लाल डायरी पे ही पूरा क्लाइमेक्स है ना? बिल्कुल ठीक कह रहे। ये लाल, अब बताइए कि ये जो जमाना है, अब कौन लाल डायरी लेके बैठा रहता है भाई? जो जो पोथी लिखते थे लाल डायरी वाले बनिया, वो भी अब नहीं लिखते, वो भी कंप्यूटर पे आ गए हैं। कहाँ लाल डायरी लेके बैठे? आज जो लाल डायरी लेके, समझिए लाल डायरी में मैंने लिख दिया कि मैंने मुकुल त्रिपाठी जी को 1600 करोड़ रुपया दिया है, तो उससे मुकुल त्रिपाठी जी को पैसा चला गया। मैं बोल दूं कि हरी जोशी जी को मैंने 3 एकड़ जमीन लिख दी है, तो हो लिखा गया। वोट ने क्यों कर दिया था? ये नाम लिख देने से तो मैं प्रधानमंत्री जी का नाम लिख देता हूं कि मैंने इनको 300 करोड़ रुपया दिया था चंदा लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, हो जाएगा। तो ये गॉसिप है। अब दुर्भाग्य ये है कि इस देश के नागरिक गॉसिप में फंसते हैं। अब देखिए, अक्सर हम कहते हैं कि अभी जो दौर है, इंटरनेट की जो क्रांति हुई है, वो सूचनाओं की क्रांति है। दुनिया भर की सूचनाएं आपके जो है मोबाइल में है, आपकी जेब में है, आपके फिंगर टिप पे। लेकिन इन सूचनाओं की क्रांति का जो सबसे त्रासद पक्ष है कि वो सूचनाएं गडमड है। कहाँ सही है, कहाँ गलत है, वो आप नहीं तय कर पाओगे। क्यों नहीं तय कर पाओगे? क्योंकि आप पढ़ते नहीं हो। पढ़ोगे, अवेयर रहोगे तो सूचनाओं को जान पाओगे। अब एक लाइन और दो लाइन बोल दूं। अब प्रधानमंत्री जी फ्रांस जाकर के बोल आए कि जो है हर सप्ताह एक कॉलेज खोल रहे हैं। यहाँ पे व्हाट्सएप पे देखिए चलता रहता है कि प्रधानमंत्री जी ने इतना IIT खोल दिया, इतना IIM खोल दिया, पता नहीं कितना खोल दिया, पढ़ने वाले विद्यार्थी ने इतना खोल दिया, फॉरेन से अब आएंगे विद्यार्थी पढ़ने के लिए। लेकिन हकीकत क्या है? अभी वायरल हो रहा है, देखिए इस पे ट्विटर पे, कि उनके मंत्रालय ने संसद में कहा कुमार केतकर के सवाल के जवाब में कि भाई 5 साल में हमने कुछ नहीं खोला, एक IIT नहीं खोला, एक IIM नहीं खोला। अब बताइए किसके लिए झूठ बोल रहे हो? उसके लिए झूठ बोल रहे हो क्योंकि वो जानते हैं कि आप जो बोलेंगे, इतना आपने उनके अंदर जहर भर दिया उन नागरिकों के पास, उनके पास पढ़ने का समय नहीं है। एक तो ऐसे भी 40-50% लोग जो है साक्षर भी नहीं है इस देश में, निरक्षर जिसको कहिए। और जो पढ़े लिखे हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं? मैं तो कई बार मुकुल भाई, मैं देखता हूँ जब आप शहरों के जो पत्रकार जाते हैं, कोई बेरोजगारों की रैली निकलती है या बात करते हैं, तो वो किस तरह कौन सी भाषा बोलते हैं, समझ में नहीं आता क्या पढ़ा भाई। तो अगर कभी बोल देते हैं, ये हमारे योगी जी भी बोल देते हैं कि वो योग्य नहीं है हमारे विद्यार्थी अच्छी नौकरियों के लिए। बिहार में भी अभी बड़ा हल्ला हुआ जब शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम जो है +2 के शिक्षकों के लिए बाहर से लाएंगे, दूसरे प्रदेशों से लाएंगे, तो बड़ा हंगामा हुआ। और अभी वहां पे देखिए कि 11वीं 12वीं के लिए जो टीचर की बहाली के लिए निकला, तो जितना सीट खाली है उसके आधे भी आवेदन नहीं आए, बताइए। तो फिर समझ में आता है कि हमारे देश के युवा बेसिकली इंटरनेट लेकर के वो भजन भेजने में लगे हुए हैं, और ये भेजने में लगे हुए हैं कि अगर ये वाला जो है 11 आदमी को नहीं भेजा तो आपके घर में बहुत बुरा हो जाने वाला है, यही भेज रहे हैं। तो बड़ी संकट की स्थिति है, लेकिन इस संकट की स्थिति से कैसे उभरेंगे? उभरना तो है, रात के बाद दिन तो आता है प्रकृति, तो लेकिन क्या हम प्रकृति के भरोसे बैठे रहे? ये सवाल है। जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और मैं हरीश जी के पास आता हूँ। हरीश जी से आपने सुना और वर्तमान में जो परिदृश्य राजनीति का, उसमें 2 तरफे की राजनीति हमें दिखाई देती है।
एक तो जो मोदी की जी से सहमत हैं वो विचारधारा और समर्थन दिखाई देते हैं, दूसरा उनके खिलाफ एक जो समर्थक हैं वो दिखाई देते हैं, वो इससे विपक्षी दल एकजुट करने में लगे हुए हैं। तो ऐसे में दो ध्रुवीय जो राजनीति है देश की है आगे किस तरफ दिखाई दे रही है आपको बढ़ती हुई, और साथ ही मोदी जी ने जो कहा तीसरी पारी की उन्होंने अपने आत्मविश्वास से बात की है और जो लोगों को उन्होंने कहा है कि आपके सपने पूरे होंगे तीसरी पारी में मेरे, तो ये आपको पूरा एक परिदृश्य किस तरह से दिखाई देता है हरिशंकर? देखिए, ये जो दोनों धड़े हैं या दोनों पक्षों के, आप कहिए कि दक्षिणपंथी और मतलब लेफ्ट राइट कह सकते हैं या सेंट्रल कह सकते हैं, तो वो अब मोदी जी के भक्त हैं या वो राहुल जी के भक्त हैं या वो ममता जी के भक्त हैं या वो उद्धव ठाकरे के भक्त हैं। भक्त के लिए एक चीज बहुत जरूरी होती है, मैंने पिछली बार भी कहा था, आपको याद होगा, कि भक्त वो व्यक्ति होता है जो अपनी बुद्धि, विवेक, तर्क, ज्ञान, इन सबको उठाकर एक जगह ताक पर रख देता है और वो शून्य में चला जाता है, समर्पण कर देता है। वो भक्त, वही भक्त हो सकता है, चाहे वो महादेव का भक्त हो, चाहे वो मोदी जी का भक्त हो। भक्त होने के लिए जरूरी है अंध होना, यानी कि आप सवाल नहीं पूछेंगे। भक्ति में सवाल पूछना, भगवान के लिए सवाल पूछना, ये गुनाह है। अगर आपने ये पूछ लिया कि ऐसा कैसे हो सकता है, भाई कृष्ण जी ने ये सब किया और फिर द्वापर चले गए और फिर वहां चले गए, आपने अगर सवाल पूछ लिया तो आप जो है अधार्मिक हो जाएंगे, नास्तिक हो जाएंगे, और ये जो समाज है वो आपको बहुत हिकारत की नजर से देखेगा। इसी तरीके से मेरी भगवान में बहुत आस्था है, लेकिन आप पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग हैं, जो धड़े बन गए हैं, उसमें एक यूनिवर्सिटी जब आई इंटरनेट के विकास के बाद, उसका नाम है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। तो आज की तारीख में ये जितने भक्त हैं वो सारे के सारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के दीक्षित हैं, वहां के ग्रेजुएट हैं। अब उन्होंने जो भी जिसको ज्ञान है वो व्हाट्सएप पर है। इस मोबाइल ने जितना बुद्धि विवेक का बेड़ा गर्क किया है उतना किसी और चीज ने नहीं किया। ये मतलब तकनीक का कितना दुरुपयोग हो सकता है और तकनीक का अपने हितों को साधने के लिए कितना विश्वमन कहां तक किया जा सकता है, लोगों के माइंडसेट को किस तरह बदला जा सकता है, ये जो आईटी सेल है इन्होंने सिखा दिया है। उसमें भाजपा की भी आईटी सेल है, अब सभी पार्टियां हैं, आपकी भी आईटी सेल है, बहुत मजबूत आईटी सेल है, कांग्रेस ने भी अब मजबूत कर ली है, बाकी लोग भी अब लगातार इस उसमें है कि भाई हमारे पास भी एक सेना हो, आर्मी, ट्रोल आर्मी। ये सब दिमाग में भूसा भरने वाली सेनाएं हैं और कुछ नहीं है। मैं आपको एक चीज और बताता हूं धनंजय जी, एक व्यक्ति मेरे पास आया, बोला मेरा फेसबुक अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो गया है, वो सस्पेंड कर दिया है फेसबुक एडमिन ने, जरा सा आप देख दो, कुछ मतलब मेल आई है, क्या है, कैसे चालू होगा ये। उसकी एक स्टेशनरी की दुकान है और वो स्टेशनरी की दुकान स्कूल के सामने है, तो स्कूल जब तक खुलता है तो उसके पास ग्राहक रहते हैं, बाकी समय में वो बैठकर अपना समय काटता है। तो मैंने वो मेल देखा, मैंने कहा आपने कुछ इसमें आप इस तरह की तो नहीं डालते, अश्लील चीजें तो कोई आपने पोस्ट नहीं कर दी या कुछ ऐसा कर दिया, आपने कुछ ना कुछ गलत पोस्ट किया है जिससे ये हुआ है, आप क्या करते हो? बोला नहीं मैं तो कुछ, आप तो जोशी जी मुझे जानते, मैं तो कुछ नहीं करता। तो बोले बस मेरे पास तो जो मैं कुछ डालता भी नहीं हूँ, मेरे पास जो पीछे से आती हैं उनको मैं आगे बढ़ा देता हूँ। मैंने कहा क्या आती हैं? तो उसने मुझे बताया कि वो ऐसे ऐसे मेरे पास पोस्ट आती हैं और मैं उसे आगे बढ़ा देता हूँ। तो ये मेरे को हैरत हुई, मैंने कहा तो फिर आप क्यों आगे बढ़ा देते हैं बिना पढ़े या बिना सोचे, या आप ट्विटर पर पहुंच जाते हैं या दूसरी जगह पहुंच जाते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए आगे बढ़ा देता हूं कि मुझे 7,000 रुपये महीना मिलता है, इसके लिए बैठे ठाले कोई काम नहीं है, 7,000 रुपये आ रहा है, मुझे क्या दिक्कत हो रही है? तो फिर मेरे लिए बड़ी मतलब हैरत भरी बात थी। और वो व्यक्ति मैं जानता हूं उसे, बहुत लंबे समय से वो मेरा
करीबी भी है, उसने मुझे, झूठ भी नहीं बोलेगा वो मुझसे। और फिर मुझे पता चला कि देश भर में कई सारे ऐसे लोग हैं मेरठ में ही जिनको बाकायदा नियुक्त किया हुआ है। उनका काम है कि अगर कोई ट्विटर पर लिखता है तो उसको गाली देने वाली एक तो आर्मी अलग है, और फॉरवर्डिंग आर्मी अलग है, ये आर्मी अलग है। तो ये सब के सब जो है पैसा है। इधर आप देखेंगे धनंजय जी के पहले जो देश भर के जो अखबार थे, जिसको आप लघु और मध्यम अखबार कहते थे, एक रीजनल अखबार होते थे, उनका आकार बहुत बड़ा हो गया, नेशनल अखबार होते थे। लेकिन 3 पर्व ऐसे होते थे, 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर, तब इन अखबारों को विज्ञापन जरूर आता था, हर हाल में आता था, और डीएवीपी का आता था, केंद्र सरकार की तरफ से आता था। अब ये विज्ञापन इन सब का बंद कर दिया गया है। केंद्र सरकार सिर्फ गिने चुने अखबारों को, मतलब 2 बड़े अखबारों को या 3 बड़े अखबारों को उस क्षेत्र में विज्ञापन देती है, बाकी के जो थे वो बंद कर दिए गए। उसका कारण क्या है? ये वो अखबार थे जिनकी वजह से अश्वनी सरीन को इंडियन एक्सप्रेस में भागलपुर कांड मिला। भाई, दिल्ली में बैठे हुए एक पत्रकार ने भागलपुर कांड की लीड कहां से ली थी? या भरतपुर में औरतों की जो मंडी लगती थी, जिसमें औरतें बाकायदा बिक्री होती थी, उनकी नीलाम होती थी औरतें, तो वो उसने जो रिपोर्ट की वो उसने कहां से की? वो ये छोटे छोटे जो अखबार होते थे, ये इनको वहां पर लोकल स्तर पर, क्योंकि ये जो सबसे जो खतरनाक पत्रकार है देश में, वो नहीं है जो आपको टेलीविजन चैनल पर दिखाई देता है माइक हाथ में लिए हुए, या वो नेशनल अखबार का रिपोर्टर बैठा हुआ है, या लखनऊ में या महाराष्ट्र की राजधानी में या नागपुर में जो बैठा हुआ है। अब इन्होंने पहला काम ये किया कि उन अखबारों का गला घोट दिया, और बहुत से अखबारों के टाइटल। मैं एक इंटरप्ट कर रहा हूँ भाई साहब, आपको ऐड कर दे रहा हूँ। आपने जो भागलपुर का जिक्र किया, भागलपुर का एक बड़ा फेमस कांड हुआ था, खोड़बा कांड। खोड़बा कांड हुआ था, एक बहुत फेमस। जी, उसी की कह रहा हूं मैं। हाँ जी, तो वो जी, मैं उसी भागलपुर के आंख फोड़वा कांड, तेजाब डाल दिया था जब जेल में। जी, तो मैं वो अंजनी कुमार विशाल जी उन्होंने ये रिपोर्ट की थी, वो मेरे बड़े क्लोज परिचित रहे थे, अब तो नहीं है दुनिया में। तो वो छोटे अखबार में काम करने वाले लोग ने ही रिपोर्ट दी थी, वही जो संवाददाता होते हैं वही बताया करते थे, छोटे अखबार जो चलाते थे वो लोग। बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। तो ये क्या कहते हैं, उनका सबसे पहले किया। अब जो वो आप सोचिए, जो वो बजट था वहां का, वो बजट गया कहां? भाई, ये इतना पैसा जो खर्च होना शुरू हुआ आईटी सेल्स पर, ये पैसा इनका, अब तो खैर बहुत सारे रास्ते खुल गए, लेकिन शुरुआती दौर में वो पैसा, मतलब देखिए आज की तारीख में तो बहुत सारे माध्यम है, बॉन्ड है, ये है वो है, कोई कमी नहीं है। और ऐसा आलीशान दफ्तर 70 साल में कांग्रेस नहीं बना पाई, जो 9 साल में या उससे भी कम अवधि में भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया। न केवल दिल्ली का, बल्कि हर जिले के जो आरएसएस के जो आश्रम बोले जाते हैं या कार्यालय हैं, वो मतलब 3 स्टार होटल जैसी सुविधाएं उनमें हो गई हैं। तो वो भले ही उनके प्रचारक आज भी चप्पल पहने हुए, धोती पहने हुए जाते हैं। तो ये सब जो देश में होना शुरू हुआ, जो प्रशांत जी कह रहे थे कि भाई इधर के भक्त हैं उधर के भक्त हैं, उसमें क्या होगा। लेकिन प्रशांत जी, अब मैं मूल मुद्दे पर आता हूं। ये जो भक्त हैं, ये निर्णायक नहीं है। ये पहले भी थे, ये अब भी हैं। ये निर्णायक नहीं है। निर्णायक है फ्लोटिंग बोट जो होता है। ये फ्लोटिंग बोट जो है वो निर्णायक बोट है। कर्नाटक में सारा दम लगा लेने के बाद प्रधानमंत्री खुद वहां पर चेहरा थे, वो लगातार हर चीज का उन्होंने इस्तेमाल किया, और फिर आखिर में आते आते उन्होंने बजरंगबली भगवान का भी इस्तेमाल किया। बजरंग दल को उन्होंने बजरंगबली से जोड़ दिया। उसके बाद भी जनता जब जागी तो उसने सत्ता को पलट दिया। उसको बिल्कुल साफ था। और ऐसा नहीं है कि उनका वोट परसेंटेज बहुत नीचे आ गया भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन वो बहुत छोटे से एक तबका होता है जो
मुद्दों पर या अपने इच्छा अनुसार मत देता है, वो फ्लोटिंग वोट होता है, वो ना इधर होता है ना उधर होता है, वो बहुत डिसाइडिंग होता है। अब इनके साथ समस्या जो ये है, भारतीय जनता पार्टी की जो इस वक्त ताकत है, वो ताकत है उनका ओबीसी वोट। अगर भारतीय जनता पार्टी जानती है उनका ओबीसी वोट खिसक गया, तो वो फिर वही उस स्थिति में आ जाएंगे जिस स्थिति में जनसंघ था। भाई दलित वोट और ओबीसी वोट, दलित का एक बड़ा हिस्सा उनके पास है उत्तर प्रदेश जैसे में, बाकी देश में नहीं है, बहुत अलग स्थितियां हैं। और एक हिस्सा उत्तर प्रदेश में मायावती जी के पास है। तो ये हिस्सा कांग्रेस से निकलकर आया है। और ओबीसी भी बहुत हद तक जो है वो एक जमाने में कांग्रेस के पास हुआ करता था, लेकिन फिर वो इधर उधर छिटकता रहा। कभी कुछ चरण सिंह के पास था, कुछ मुलायम सिंह के पास था, कुछ समाजवादी हो गया, कुछ हो गया। तो ये ओबीसी जो वोट है वो उनके पास में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की हिंदी बेल्ट में ताकत बना हुआ है। अब अगर जयंत और अखिलेश और कांग्रेस ये तीनों एक होते हैं, तो ओबीसी वोट में जो सेंधमारी होगी, इस बात को भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरीके से समझती है। इसलिए वो उन छोटे छोटे जो कहते हैं ना 38 दल, जिसका कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, किसी का कोई सांसद भी नहीं है, कोई ऐसा भी हो सकता है जिसके पास कोई विधायक भी ना हो, लेकिन वो उनको क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि छोटे छोटे पॉकेट्स वाले वोट है। जैसे राजभर वाला वोट है, मुकुल जी आप जानते हैं कि राजभर कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इफेक्ट करते हैं। तो राजभर वाला जो वोट है वो महत्वपूर्ण वोट है, उसको ये भारतीय जनता पार्टी बचाने में लगी हुई है। इसी तरह धनंजय जी जानते हैं कि महाराष्ट्र में महाराष्ट्र अघाड़ी की जो ताकत थी वो उसे एक उपचुनाव में दिखाई दे गई थी। उसके बाद से उन्होंने मतलब शिवसेना को सबसे पहले तोड़ा। और उद्धव ठाकरे जानते थे, ऐसा नहीं है उन्हें नहीं मालूम था कि शिवसेना नहीं टूटेगी, वो जानते थे शिवसेना मतलब टूट जाएगी। वो भी भारतीय जनता पार्टी की ताकत को भी जानते थे, और वो अलग इसलिए हुए कि उन्हें मालूम था कि मैं साथ रहूंगा तो मैं खत्म हो जाऊंगा, शिवसेना खत्म हो जाएगी। उनकी ये समझ में आ गया था। और अजीत पवार का मैं जहां तक समझता हूं, अजीत पवार इतने अनिश्चित व्यक्ति हैं, उनका आप ये नहीं कह सकते कि वो कितने महीने तक उप मुख्यमंत्री रहेंगे या उसके बाद कितने महीने वो मुख्यमंत्री भी हो जाएं, या फिर वो जब लोकसभा का चुनाव आते आते वो फिर चाचा के पैरों में जाकर बैठ जाएं, क्योंकि उनके परिवार का एका बिल्कुल बरकरार है। अभी भी वो सब मिलने जाते हैं शरद पवार से। और ना शरद पवार का भी अनिश्चित मामला है कि उनका भी नहीं कह सकते। लेकिन शरद पवार के साथ एक चीज है कि वो अपने पूरे कैरियर में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके कभी गए नहीं, ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। तो अब महाराष्ट्र उनके लिए परेशानी का सबब है। उत्तर प्रदेश में वो काफी हद तक कंफर्टेबल नजर आते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो राजस्थान में जब से वसुंधरा राजे को इन्होंने खुद कमजोर किया है, अमित शाह जी ने और मोदी जी ने, तब से राजस्थान की स्थिति बहुत खराब है। और गहलोत बड़े कुशल और चतुर राजनीतिक हैं। अब वो लाल डायरी, अरे भाई ये क्लाउड का जमाना है, ये डिजिटल लॉकर का जमाना है। ये तो अब ऐसा नहीं है, ये अब वर्चुअल करेंसी का जमाना है। अब ये स्विस बैंक वाला भी जमाना नहीं है। अब ये तो बिटकॉइन वाला युग में आप आ गए हैं। तो ऐसे युग में आप अब कोई डायरी लिखता है किसी के हाथ में, आप पेन देखते हैं, अरसा हो गया। अब मैं कभी नोट करना होता है मुझे, मैं पेन उठाता हूं तो मुझे लगता है कि मैं लिखना ही भूल गया हूं, हाथ नहीं चलते हैं, उल्टे सीधे कीड़े मकोड़े टाइप लेटर बनते हैं, उंगलियां चलने लगी हैं। अब ऐसी स्थिति में वो लाल डायरी वो लेकर कौन से विधायक आए जो बसपा से गहलोत के साथ गए थे सत्ता सुख भोगने के लिए। तो उनका टूटना और लाल डायरी का प्रायोजित होना, तो ये बहुत है। और इसी तरीके की बहुत सारी खबर देखिए आप आज की तारीख में देखेंगे। मणिपुर पर वो कुछ नहीं बोले, आज तक भी मणिपुर पर जब बोले सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो स्वतः संज्ञान लेने के बाद वो बोले। मणिपुर में अब 2 दिन से खबर प्लांट हो रही है। एएनआई ने खबर ब्रेक की कि सीबीआई को वो जांच दे दी गई है, और वहां पर वो मोबाइल भी बरामद कर लिया है। सूत्रों से पता चला है कि वो मोबाइल भी बरामद कर लिया है जिससे वो वीडियो फिल्म बनाई गई थी।
और वो भी पुलिस हिरासत में है। अब सीबीआई जो है वो एक्शन में आ गई है। आप समझिए कि ये जो प्लांट, मतलब एएनआई की खबर है, तो ये चूंकि सुप्रीम कोर्ट में कोई हलफनामा दाखिल करना पड़ेगा, अब ये कुछ और करेंगे अपनी फेस सेविंग के लिए, बचाने के लिए, तो कहेंगे, तो अभी ये भी था उसमें कि हाँ वो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके केंद्र सरकार कहेगी कि इस मामले का ट्रायल मणिपुर से बाहर कराया जाए, इसकी अनुमति मांग। तो ये जो है, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर फेस सेविंग के लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में वो क्लास ले ली और वहां कुछ बवंडर ना हो जाए, और उसके लिए हैं। और किस तरीके से ईडी के डायरेक्टर को बहाल करा के लेकर आए हैं, बिल्कुल एक तरीके से वो चौखट पर जाके बैठ गए कि हुजूर देश का सवाल है, राष्ट्र का सवाल है, पाकिस्तान आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। सारे लोग जानते हैं छापेमारी चलेंगी, ये सबको मालूम है। विपक्ष पूरी तरह जानता है कि छापेमारी चलेगी। इन सब से जो लोग घबरा गए हैं वो अभी गठजोड़ में शामिल नहीं हुए हैं। मायावती जी की थोड़ी कुछ कमजोरियां हैं, कुछ फाइलें हैं उनके हाथ में, तो मायावती जी कह रही हैं अकेले चलूंगी, लेकिन बीच बीच में वो देखती हैं तो कहती हैं नहीं, राज्य सरकार के राज्यों के चुनाव निबट जाए 4 राज्यों को, उसके बाद हम किसी गठबंधन में भी शामिल हो सकते हैं। तो ये भी हो सकता है कि वो केसीआर ने आज अपनी पार्टी का नाम बदल दिया है, वो राष्ट्रीय कर लिया है उन्होंने अपना नाम, और खबर है कि चंद्रशेखर आजाद उसमें जा रहे हैं, तो हो सकता है मायावती जी भी उसी में चली जाएं, तो एक गठबंधन और मतलब इस तरीके से कोई 4th फ्रंट 5th फ्रंट खड़ा हो जाए। तो ये सारी चीजें अभी जोड़ तोड़ जो है वो लगातार देखने को मिलेगी, और ये लंबे समय तक, जब तक 24 के चुनाव नहीं आ जाते, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि 24 के चुनाव समय पर होंगे या उससे पहले करा लिए जाएंगे। तो ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है। और ये बिल्कुल सही है कि मोदी जी से पार पाना आज की तारीख में बहुत आसान काम नहीं है। उनको 24 में रोक पाना बहुत आसान काम नहीं है। और कोई अगर रोक सकता है, अगर ये सोचें कि राहुल गांधी रोक लेंगे या सारे मिलकर रोक लेंगे, तो ये भी मैं समझता हूं कि ये एक मुगालता हो सकता है। रोकेगी तो सिर्फ जनता रोकेगी, जैसे उसने कर्नाटक में रोका है। आपको खड़े होना पड़ेगा, हाँ आपको खड़े होना पड़ेगा, आपको ईमानदार दिखना पड़ेगा, आपको लड़ते हुए दिखाई देना पड़ेगा, आपको एकजुट होते हुए दिखाई देना पड़ेगा। अगर कोई बदलेगा तो जनता बदलेगी। जी प्रसाद, बिल्कुल ठीक है, आपने चुनौतियां दोनों तरफ है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या विपक्षी दल है, तो दोनों के लिए चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। कोई भी ये नहीं समझ सकता है कि वे आसानी से ये जो आने वाले चुनाव है उसमें विजय प्राप्त कर सकता है, और मोदी जी समझ रहे हैं उसी चुनौती को, इसलिए लगातार वे विपक्ष पे लगातार आक्रामक रूप से हमला कर रहे हैं। मुझे आपको क्या लगता है कि मोदी जी का जो कहना है, जो भाषण में दिखाई देता है, एक तरफ तीसरी पारी की बात करें, लेकिन साथ ही अगर हम बात करें उनके लगातार जो चुनावी वादे थे, चाहे 2014 के, 2019 के, अब 2024 के लिए उन्होंने चुनावी वादे इस तरह से करना शुरू कर दिए हैं, और उसकी तैयारियां पूरी तरह से दिखाई देते हैं। तो ऐसे में विपक्ष का जो रणनीति है, अब किस मुकाम पे दिखाई देती है विपक्ष की रणनीति? विपक्ष की रणनीति कल ही आपको दिख जाएगी, जब पूरा डेलीगेशन जा रहा है विपक्ष का मणिपुर। ये आज ही डिसाइड हुआ है कि सब लोग जाएंगे। तो विपक्ष का जो इंडिया है वो जा रहा है मणिपुर। वहां जाने के बाद देखिए क्या होता है, कौन सा बम फटता है, क्या वो लोग का स्टेटमेंट आता है। और वहां की जनता भी ऊब चुकी है अब, क्योंकि आज 3 महीने से ऊपर होने जा रहा है, और वहां रेगुलर यही घटनाएं डेली हो रही हैं। खबरें छन के यहाँ पे नहीं आ पा रही हैं। ये हमारी जो फ्रंट लाइन मीडिया है, इसका अपना एक एंगल है कि सरकार के पक्ष में करना है, लेकिन जो घटनाएं हो रही हैं, क्या वहां पे कोई रिपोर्टर नहीं था? सारे बड़े चैनल्स के वो आता है 3 महीने बाद। 20 जून को इंटरनेट खोल दिया गया था हाईकोर्ट के ऑर्डर पे। तो जब 20 जून का हो गया, तो तब से अब तक वहां की मीडिया कर क्या रही थी? अगर वहां पे जो बड़ी मीडिया ग्रुप्स हैं उनके रिपोर्टर्स नहीं कर पाए, तो ये एक सोशल मीडिया की ताकत थी जिसने इस चीज को सामने लाया। और जैसे जी मुकुल जी, वहां पर ना आंशिक रूप से इंटरनेट खोला गया है। वहां पर जिनके पास में स्टैटिक आईपी हैं वही इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, और उनके लिए भी उनको भी सीमित कर दिया गया है। यानी कि मोबाइल से चलने वाला इंटरनेट और आपका ब्रॉडबैंड से चलने वाला इंटरनेट, जिनके पास फ्लोटिंग आईपी एड्रेस हैं, शेयर्ड वाले, लेकिन वो वहां पर इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अब आज सीबीआई का एक स्टेटमेंट आया है
नहीं, आप अगर उस मैटर को बाहर निकालना चाहे तो तभी निकाल सकते थे। देखिए मीडिया का काम क्या है, अगर वो सर्कुलेट है, अगर कहीं ऐसी घटना हुई, आज लखनऊ में हम लोग अपना जो काम करते हैं, पता चलता है फलानी जगह ऐसा हुआ, दुर्व्यवहार हुआ, लड़की को गोली मार दी गई, तो पब्लिक से ही वो खबर हमारे पास आती है। पुलिस वाले तो बाद में बताते हैं, शाम को जब आप पुलिस ब्रीफिंग में जाइए, या आपके सूत्री तो बताते हैं। आप लोग तो इतने अनुभवी हैं, कोई रिपोर्टर, हम लोग भी रिपोर्टिंग में टाइम में थे, तो उसमें होता क्या, हमको जनता ही बताती है वहां पे ये कांड हो गया है। तो उन सारे पत्रकारों पे भी प्रश्न चिन्ह है, जिनको ये खबर थी उसके बाद भी उन्होंने नहीं चलाया। टेलीफोन तो चल रहे थे, पीएनटी तो चल रहे थे, हर ऑफिस में पीएनटी रहता है, इंटरनेट बंद है, चलिए मान लेते हैं। आपका जिस क्षेत्र में घटना, उस क्षेत्र में कोई तो संवाद सूत्र होगा, कुछ तो होगा। इस पे किसी ने गौर ही नहीं किया। अब ये कल जब डेलीगेशन जाएगा इंडिया का, तब ये क्या नया काम होता है। सीबीआई तो कह रही है कि हमें गवाह नहीं मिल रहे। सीबीआई का स्टेटमेंट आया कि हमको गवाह नहीं मिल रहे हैं। और गवाह क्यों नहीं मिल रहे हैं? कि वो जातिगत मामला, कोई जाति दूसरे जाति के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार नहीं है। तो इसकी जांच कैसे होगी? अब इतनी बड़ी बात, चलिए यहां मरे 60,000 लोग बाहर रह रहे हैं, छोटी सी घटना ये नहीं मान सकते इसको। अरे ट्रेन दुर्घटना हुई, 350 लोग मरे, पूरे देश में हल्ला, उसका हुआ क्या? दब गया, लोग भूल गए। इस्तीफा मांगा जा रहा था, वो इस्तीफा नहीं दे रहे थे। तो यहां घटनाएं, जैसे अभी धनंजय जी ने कहा कि देश है, यहां पे सब भूल जाते हैं, लेकिन जो चीजें याद रखने वाली हैं वो घटनाएं, महिलाओं का सबसे बड़ा रोल रहेगा आगे आने वाले समय में। अब यह है कि मैं कुछ चैनलों पे देख रहा हूं आज की डेट में, पाकिस्तान के बयानों को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है, उनको समय दिया जा रहा है कि देखो वो देश के खिलाफ कितनी आग उगल रहे हैं। उसमें कई मौलाना हैं जो वहां की सत्ता पाना चाह रहे हैं, वो इंडिया को स्टेज से गाली दे रहे हैं कि हम इनको देख लेंगे, हमारी सत्ता लाओ, हम सब चलाएंगे। ये कल ही का इंसिडेंट है। अब उसको लेके एक आम नागरिक के दिल में एक भय दिमाग में डाल दिया जाए कि देखो देश को सुरक्षा अगर चाहिए तो यही है। तो इस टाइप के जो नए नए फॉर्मूले हैं वो अभी बहुत सारे आएंगे। और जहां तक बीजेपी का बात है, बीजेपी की मैं फिर एक बार कहूंगा, इनसे बेहतर मैनेजमेंट किसी का नहीं है, इनसे बेहतर कोई मैसेज फैलाने का जरिया किसी के पास नहीं है, इनसे बेहतर फंडिंग एंड ऑल जो आपको एक लड़ने के लिए चाहिए वो किसी के पास नहीं है। शायद आप सब सहमत होंगे कि इनसे लड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ, जोशी जी ने बात की कि इनको ये खुद ही हारेंगे, क्योंकि इनको जनता हराएगी। जब भी हारेंगे, ये जैसे बेंगलोर में इतना सब प्रोपोगंडा करने के बाद भी सीटें नहीं आई और वो डिस्टेंस इतना ज्यादा था कि ये तोड़ नहीं पाए। अगर ऐसा कुछ होता है, मैं तो कहता हूं अगर 10-20 सांसद का इधर उधर बात होगी तो ये बहुत बड़ा फंड इनके पास है ही। जैसे हमारे मायावती की सरकार थी, गिरी, अखिलेश आए तो सारे समाजवादी पार्टी के जो मायावती के ठेकेदार थे वो सपा में आ गए, उनकी गाड़ियों पे झंडा लग गया साइकिल का, क्योंकि पैसा उनके पास था। सपा के पास पैसा नहीं था। 2006 में उन्हीं लोगों का चली गई थी। अब उन्हीं लोगों की कार पर भाजपा का झंडा लगा हुआ है। एग्जैक्टली वही मैं कहना चाह रहा हूं। मैं वही कहना चाह रहा हूं कि अब उसके बाद योगी जी आए, फिर धर्म हो गया। हर आदमी, कोई विश्व हिंदू परिषद, कोई कहीं अपने संबंध गिना के छोटी छोटी पोस्टें ले रहे हैं। भाई जो 50-100 करोड़ का आदमी है वो एक छोटी सी पोस्ट के लिए मरेगा, मगर ले रहा है, क्योंकि उसके पीछे जो दाग लगा हुआ है वो वही हाल है कि आप जब तक वॉशिंग मशीन में आके एक बार अपने आप धुल लीजिए, आप सही है, एकदम ठीक है। तो ये देश की स्थिति चल रही है। हालांकि इन लोगों को सोचना चाहिए, बीजेपी को भी सोचना चाहिए कि जिस तरह से अभी तो कई होने वाले, हो सकता है पेट्रोल का दाम कम हो जाए, हो सकता है आपका गैस सिलेंडर कम हो जाए, लास्ट में ये कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन राम मंदिर, जैसे अभी जोशी जी ने कहा चुनाव पहले करा सकते हैं, मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि चुनाव पहले करा देंगे तो राम मंदिर को कैश नहीं कर पाएंगे। वो जो आयोजन होगा वो विश्व स्तरीय होगा। हो सकता है उसमें मलेशिया के, थाईलैंड के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री, किसी को भी बुलाएंगे, भाई उनका तो अटैचमेंट है। नेपाल के बुला सकते हैं,
ऐसे करके इसको विश्व पटल पे रखेंगे कि राम मंदिर हमारा तैयार हो रहा है। क्रेडिट गोज टू बीजेपी। हालांकि क्रेडिट सुप्रीम कोर्ट का है, लेकिन कैच तो हो रहा है ना। हमारे आपके एक इंजेक्शन लगा दिया गया है धर्म का, मगर जो काम कर रहा है, जिसको सुबह से शाम तक रोटी खानी है, वो इन सब चीजों से दूर है, क्योंकि वो जानता है कि साला एक दिन नहीं गए हम तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। बहस कर लेगा वो, आधा घंटा बहस कर लेगा, लेकिन उसके पास टाइम नहीं है। तो इस ट्रोल आर्मी से कैसे निपटा जाए, ये इंडिया जो इनकी कांग्रेस और सारे अलायंस है, इनको सोचना पड़ेगा कि या तो ये भी ट्रोल आर्मी बना के इसमें कूद जाए, या फिर इसका जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाए। अभी जैसे उन्होंने कहा ट्विटर अकाउंट आया था, आप ये बताइए कि मैंने एक टिप्पणी की थी, 6 दिन से मेरा खुद का ट्विटर अकाउंट खत्म कर दिया है उन्होंने। टेम्परेरी उन्होंने कहा कि 6 दिन तक आप शांत रहिए, 6 दिन बाद हम खोलेंगे। ये मेरा ट्विटर अकाउंट है। इसको इन्होंने सीधे कह दिया है कि ये लिमिटेड कर दिया आपका, अब आप इसको जो है नहीं कर सकते। ये भी तरीका है शांत रखने का। एग्जैक्टली। आप 6 दिन में आपका खून ठंडा हो जाएगा ना, जो नए टॉपिक हो रहे हैं उसमें आप कुछ बोल नहीं पाएंगे। नहीं, उसका बड़ा सीधा सा तरीका है। हाँ, उसका अकाउंट्स को ब्लॉक कराने के लिए एक बहुत तरीका है। एक व्यक्ति का कराया था, तो मैं जानता हूं, उनकी पोस्ट बहुत वायरल हो रही थी और वो एंटी मोदी और एंटी बीजेपी थी। तो उन्होंने क्या किया कि जो उनकी ट्रोल आर्मी है, उन्होंने बल्क में उसे रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। एक दो व्यक्ति अगर उसे रिपोर्ट करते हैं तो कोई बात नहीं। अब बल्क में जब रिपोर्ट होता है तो वो उसको जांच करने के लिए कि कौन रिपोर्ट कर रहा है, आपका अकाउंट टेम्परेरी वो ब्लॉक कर देते हैं। उसके बाद वो देखते हैं, उनके पास सारी हिस्ट्री है कि ये कौन कर रहे थे, उसके बाद फिर खोल देते हैं अगर आप बहुत ज्यादा वो नहीं है तो। ये हाँ, आपका 6 दिन का है तो ये बहुत आसान काम है, मतलब ब्लॉग को और ट्विटर को इसको रोकना। और ये इतने खतरनाक लोग हैं धनंजय जी कि 1 घंटे में पूरी दुनिया में गणेश जी को दूध पिला सकते हैं। तब तो इंटरनेट और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी नहीं थी। तो आप आज की तारीख में तो इनकी ताकत का अंदाजा लगाइए क्या है। जी जी, एक समय की थोड़ी बात देता है। धनंजय जी का एक टाइम अगला है, उनका एक डिबेट का प्रोग्राम है, तो मैं धनंजय जी के पास आता हूँ। मैं धनंजय के पास आता हूँ। धनंजय जी, आप पूरी चर्चा आप सुन रहे हैं, लगातार चर्चा ये आ रही है कि जो सत्ता पक्ष है वह किस तरह से, जो विपक्षी दलों ने जो गठबंधन का स्वरूप बनाया अपना, उसमें INDIA जो इंडिया नाम दिया है, जब से इंडिया नाम दिया गया है तब से ही बीजेपी लगातार बड़ा आक्रामक रूप से उस चीज की आलोचना कर रही है, विपक्षी दलों की एकता की। तो ऐसे में जो इंडिया शब्द उन्होंने रखा है, क्या वो वास्तव में परेशान करने लगा है सरकार को, सत्ता पक्ष को? धनंजय जी, देखिए, सरकार को तो हर चीज से परेशानी है। सरकार को इस बात से भी परेशानी है कि प्रधानमंत्री जो है संसद में जाके बोलना नहीं चाहते, संसद से भी परेशानी है। छोड़ दीजिए इंडिया और वगैरह से, बाहर खूब भाषण देते हैं, लेकिन मणिपुर जाने से परेशानी उनको, फ्रांस जाने से कोई परेशानी नहीं, तो उनको परेशानी हर चीज से है। अब ये सोचना जो बार बार जो हरि जोशी जी कह रहे हैं या मुकुल त्रिपाठी कह रहे हैं कि ये नागरिकों का काम, ये देश किसका है, मैं बार बार यही बोलता हूँ, किसका देश है? मोदी जी का देश है या हम 10 पत्रकारों का देश है? 140 करोड़ लोगों का देश है। सब मिलकर सोचो ना। नहीं सोच पाते हो तो झोल लो, 5 किलो अनाज में जिंदा रहो। कोई बीमार पड़ता है तो अस्पताल में जगह नहीं मिलेगी, रो बैठ करके। आप जो है मंत्रियों के चमचे बनने के लिए तैयार हैं। मंत्री जी दारू दे दिए, 2 बोतल तो आप वोट जाके दे आते हो। कांसी राम ने बहुत अच्छी बात कही थी। कांसी राम जी ने कहा था कि आप जो है अपनी वोट की शक्ति को पहचानो। जब तक आप इस शक्ति को नहीं पहचानोगे, और देश का संविधान जो क्या है, देश जब आजाद हुआ कि जितना बकवास करते चल रहे हैं, जनता में भी मैं देख रहा हूँ यही सुन रहा है कि किसी ने कुछ नहीं किया। अरे किसी ने कुछ नहीं किया तो देश आजाद कैसे हो गया भाई? किसी ने कुछ नहीं किया तो जो है संविधान कैसे लागू हो गया भाई? क्या प्रधानमंत्री जाकर के लड़ाई लड़े थे 2-4 करोड़ सेना लेकर के? पहले तो यही था ना कि अंग्रेज आए तो लेकर के आए अपनी चीजें, मुगल आए तो अपने सेना लेके आए, यहाँ आपस में राजा लड़ते रहते थे। क्या मोदी जी सेना लेकर के आए थे? कैसे मोदी जी प्रधानमंत्री बने? किसने बना दिया प्रधानमंत्री? ये व्यवस्था किसने लाई? संविधान ने लाई। और संविधान किसने लाया? वही गांधी लेके आए ना, जिसको आप गाली देते नहीं। वही अम्बेडकर लेके आए ना, जिनको आपने हिंदू नहीं रहने दिया। वो कहते रहे कि भैया मैं हिंदू धर्म में रहना चाहता हूँ, मुझे आप लोगों ने सम्मान दो, आपने नहीं दिया। और 3,65,000 लोग जो बौद्ध धर्म को स्वीकार किया अम्बेडकर ने, तो आज ये बोल रहे हैं कि मुसलमान बना दिया,
मुसलमानों ने ये हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करवाया, 3,65,000 जो धर्म परिवर्तन किया, हिंदू से बौद्ध बने, उसको किसने करवाया? कोई जवाब है इनके पास? ये कहीं जवाब नहीं देते हैं। और ऐसा भी नहीं कि मूर्ख है ये लोग, बड़े पढ़े लिखे समझदार लोग हैं इनके पास, लेकिन वो जनता को मूर्ख बनाना जानते हैं। क्या कहा था सावरकर ने? सावरकर को मानते? सावरकर ने गाय की पूजा करने के लिए कहा था क्या सावरकर ने कहा कि विवेकानंद ने कहा था या सावरकर ने कहा था कि कावड़ लेकर के नाचो? ये डिस्को करवाते हैं आपके उत्तर प्रदेश की, मैं खबर देख रहा था, वो रात में बार बाला नाच रही है, बाई जी नाच रही है भोजपुरी गाने पे। ये कावड़ यात्रा है? धर्म की यात्रा है? धर्म जो है, धर्म अगर आप पढ़ाई करके समझो, आप कहते हो कि नौकरी पा ली, हालांकि पढ़ाई नौकरी पाने का जरिया नहीं है। मान लिया आपने पढ़ाई को नौकरी पाने का जरिया मान लिया, धर्म किस बात का जरिया है? धर्म से क्या हासिल करते हैं आप? ये हे भगवान हमको जो है 2 करोड़ रुपया दे देना, या हमको नौकरी दिला देना, या हमको ये शादी करवा देना किसी अच्छे लड़के से, यही कहता था धर्म जो है। वो अभी ये लोग आएंगे तो बड़ा प्रवचन देंगे, 10 चीजें हैं धर्म में, वो मनुस्मृति के श्लोक लेकर के ले आएंगे। धर्म बस एक शब्द धर्म मानवता है, बाकी शब्द 15 बकानते रहिए, उसी की व्याख्या करते रहिए बैठ करके। तो ये नागरिकों को समझना है। सावरकर जी ने लिखा है धनंजय जी अपनी पुस्तक में कि गाय हमारी माता नहीं हो सकती, वो हमारे लिए एक उपयोगी पशु है, इसलिए उसे माता के रूप में नहीं बल्कि उपयोगी पशु के रूप में ही देखना चाहिए। ये सावरकर जी ने की किताब है, उसमें ये लिखा हुआ है। अब आप बताइए, लेकिन वो आइकॉन है। बाकी मैं उनके वो नहीं कर रहा, उन्होंने अंग्रेजों से क्या किया, माफी मांगी, जेल से छूट कर आए, उनके कई सारे चैप्टर हैं, जेल जाने से पहले, जेल जाने के बाद, लेकिन अपनी पुस्तक में सावरकर जी ने लिखा है। तो उसमें ऐड करूं मैं और 2 लाइन में, ये जो है गाय को माता, ये भी नहीं मानते। अगर गाय को माता मानते तो क्या गाय जो है मंदिर के बाहर जो चारा खिलाते हैं 2 रुपया के लेकर के, उनसे गाय पलेगी देश में? कि गाय किसान पालेगा? कौन गाय पालता है? आरएसएस के कितने सेवक हैं जो गाय पालते हैं? और आपने देखा ना गौशाला बनवाने के नाम पे जो करते हैं, कितनी गायें मरने के फोटो आते रहे कि उनको चारा नहीं मिला, उनको फलाना नहीं हुआ, 100 गायें मर गई एक जगह। कि गाय के नाम पर भी ढोंग करते हैं, गांव के नाम पर भी ढोंग करते हैं, धर्म के नाम पर भी ढोंग करते हैं, सत्ता के नाम पर भी ढोंग करते हैं। कहाँ नहीं ढोंग करते? कोई जगह है जहाँ ढोंग नहीं करते? हिंदू मुसलमान तो छोड़ दीजिए, मैं तो मानता हूँ मुसलमानों में भी ढेर सारे तो ढोंगी है। तो धर्म के नाम पे वहां भी वैसा ही ढोंग है जहाँ हिंदू धर्म में ये लोग ढोंग पसार रहे होंगे। उनके नेता भी वही करते रहते हैं, उनको मुसलमानों से चिंता नहीं है। अगर मुसलमानों की चिंता होती तो अशराफ और जो है क्या कहते हैं पसमानदा की बात नहीं आती। मुस्लिम में तो कहते हैं सब एक ही है, कोई धर्म कोई जाति नहीं है, तो कैसे पसमानदा हो जाता है कोई? तो सबका धंधा एक है कि किस तरह से पब्लिक को बेवकूफ बनाया जाए। अब पब्लिक जब तक बेवकूफ बनेगी, बने, हमको क्यों नहीं बेवकूफ बना रहा है? आपको क्यों नहीं बना रहा है? क्यों इतनी जागरूकता आपके पास है? तो ये आपको अवेयर होना नहीं होना है, तो आप 3-4 पीढ़ी 5 पीढ़ी अभी और सड़क पे लूटेंगे, फिर ठीक हो जाएंगे। जी 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 जी, बात वही, जागरूकता का बड़ा अभाव है और जागरूकता की बहुत आवश्यक है। जो मतदाता हैं उनकी उनके बेहतर भविष्य के लिए कौन सी राजनीतिक सत्ता कौन सी बेहतर है। तो हरि जी के पास आते, तो हरिशंकर जी आपको क्या लगता है पूरे परिदृश्य की अगर बात करें, राजनीतिक परिदृश्य की बात, तो अगर जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है आज की स्थिति में किस मोड़ पर दिखाई देता है, और क्या जो बीजेपी की या मोदी जी की जो आक्रामकता है ये दर्शाती की चुनौती उनके सामने वास्तव में बहुत बड़ी बन चुकी है 2024 के लिए? हरिशंकर जी देखिए, ऐसा है 2024 में हारने और जीतने वाले 2 या उससे ज्यादा लोग नहीं है। एक ही है जिसे हारना है और एक ही है जिसे जीतना है, वो है जनता। जनता या तो चुनाव हारेगी, जनता या चुनाव जीतेगी। अब ये जनता को तय करना है कि वो चुनाव हारेगी या वो चुनाव जीतेगी। तो ये सबसे मेरा मानना ये है कि मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, हमारे भाई मुकुल जी भी ज्योतिषी नहीं है, हम बहुत बड़े कोई ऐसे नहीं है कि बैठकर ये बता दें, त्रिकालदर्शी भी नहीं है कि ये होने जा रहा है। लेकिन हाँ, जनता इस वक्त लिटरेरी बोल रही है त्राहिमाम त्राहिमाम, है ना। उसके लिए
घर चलाना, किचन चलाना गृहिणी के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। लेकिन कुछ अलग अलग तरीके के दृश्य भी देखने को मिलते हैं। लोग लास्ट में आकर मैं देखता हूं वो कहते हैं नहीं यार, लेकिन ना ये मुसलमान खा जाएंगे, बहुत कंट्रोल रखा हुआ है मोदी जी ने। लास्ट में आकर वो उसके दिमाग से ये फिनोमिना अभी निकलने को तैयार नहीं है। वो अभी पिट रहा है, छिद रहा है। उसकी समझ में मतलब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने उसको इस तरीके से अफीम चटा दी है कि वो ये समझने को तैयार नहीं है आम मतदाता कि है क्या ये जो मामला है। यहां पर आकर पहले देखिए इनका क्या था, इन्होंने एक परसेप्शन बनाया था कि मोदी नहीं तो कौन, फिर प्रधानमंत्री का चेहरा बता दीजिए, ये एक इन्होंने वो चलाया। तो अब वो मामला इस बार है नहीं। तो हर बार ये एक नए मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं, हर बार एक नया वो लेकर आते हैं। 15 लाख रुपए देंगे, विकास होगा, है ना, और उसके बाद में दुश्मन जो है पड़ोसी देश आक्रमण कर देगा, खा जाएगा। अगर मुसलमान पढ़ ले, शिक्षा कर ले, वो आईएएस में आ जाए तो वो सत्ता के लिए जिहादी है। वो अगर अनपढ़ रह जाए और मस्जिद में जाने लगे, मदरसे में, तो बहुत तरीके के मतलब उन्होंने भरे हुए हैं। आप उनकी समझ में ये नहीं आता है कि इतने सालों तक, सैकड़ों हजारों सालों तक हम गुलाम रहे हैं। वो भले ही मुगल हों या तो अंग्रेज है, फ्रांसीसी है, जो आया हम पर राज किया। क्या हिंदू धर्म, जिस हिंदू धर्म भी नहीं बल्कि सनातन धर्म है, वो क्या खत्म हो गया? क्या वो नेस्तनाबूद हो गया? तो ये दरअसल सारी चीजें उनके दिमाग में अभी आउट है। बस वो आके यही बात कहते हैं। एक व्यक्ति मेरे से परसों बात कर रहे थे, रिटायर हैं, बोले देखिए ये हम सड़क पर गए तो वहां पर टोल टैक्स इतना लिया, वहां पर टोल टैक्स इतना लिया, जितने का फ्यूल लगा लगभग उससे थोड़ा सा कम टोल टैक्स देना पड़ गया। तो ये जो रोड टैक्स लेते हैं हमसे पहले, इससे पहले तो नहीं होता था। ये सड़क क्या गवर्नमेंट के बाप ने बनवाई है? अरे ये सड़क तो बनी तो क्या कहते हैं जनता के पैसे से है। और अगर ये ठेकेदार ने बनवाई है, कोई अनुबंध हुआ है, तो ये बताइए हर साल क्यों बढ़ जाता है टैक्स? टोल का प्राइस क्यों बढ़ जाता है हर साल? उसकी लागत तो एक बार फिक्स हो गई, एक अनुबंध हो गया कि भाई तुम इतने साल तक टोल वसूल सकते हो। इस मॉडल पे सड़क बनी, ठीक है साहब, सरकार के पास में पैसा नहीं है, बजट नहीं है, विकास करना है तो, लेकिन वो कितने साल तक, वो हर साल कैसे बढ़ जाता है? तो अब बहुत सारी बातें उन्होंने मुझसे कही। मैंने कहा फिर तो इस बार 24 में आप भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दोगे? तो बोला मुसलमानों का मामला नहीं होता तो एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं थे, इन्होंने जेब में छेद कर दिया है। तो इस स्थिति में आप समझिए कि 24 का चुनाव कितना मोदी जी के लिए आसान है, कितना उनके लिए मुश्किल है। एक बात में ये छिपा हुआ है, और ये चुनाव जनता को लड़ना है। ये परसेप्शन राजनीतिक दलों को तोड़ना है, मुद्दों की बात करनी है। अगर ये राजनीतिक दल उनके आंगन में जाके खुद भी बजरंगबली महाराज करने लगे और राम राम करने लगे, नरसिंह राव ने और राजीव गांधी की बदौलत ये अयोध्या का ताला खुला था और ये मामला खुला था, रामलला, वरना अंदर ही थे ताले में। और ये सिंपल एक टाइटल का केस था, है ना। तो रोज अब वो सुप्रीम कोर्ट अगर ऑर्डर देता है, ऑर्डिनेंस, तो आप उसके खिलाफ ऑर्डिनेंस ले आते हैं। अब वो ऑर्डिनेंस अब झूलता रहेगा, अब आप फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। तो एक तरीके से ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है ना। आपने ये तय कर दिया, आपने दिखा दिया है कि मेरे लिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई विपक्ष, कोई ताकत और कोई जनता मेरे लिए दो कौड़ी की है। मैं जो चाहूंगा मैं करूंगा, अहम ब्रह्मास्मि। और ये बात नहीं भूलनी चाहिए प्रशांत जी कि ऐसी कोई रात नहीं जिसके बाद सवेरा ना आया हो, सूर्योदय ना उगा हो। रात कितनी भी अंधेरी हो, लेकिन वो प्रकाश को रोक नहीं पाती है। बस इसी के साथ मैं विराम देता हूँ। जो ठीक है आपने कि रात कितनी भी अंधेरी हो, कितनी भी घनी हो, लेकिन सवेरा आता है और नई रोशनी लाता है, नई उम्मीदें लाता है। और इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा को विराम भी देते हैं। और आप सबने जिस तरह से विषय का विस्तृत विश्लेषण किया है
मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को चर्चा जरूर पसंद आएगी। आप सभी का मैं आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं।